हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, लिसनर्स एंड लर्नर्स। वेलकम बैक टू द चैनल। और रोज़ की तरह हम फिर से करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करेंगे। हम करंट अफेयर की प्रिपरेशन अपनी इतनी तगड़ी करेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में हमें कोई भी क्वेश्चन ना फंसे और हमें सारे क्वेश्चन के आंसर्स आते हों। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का सेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, Wolf warrior diplomacy is often used in the context of which country? Wolf warrior कूटनीति का उपयोग अक्सर किस देश के संदर्भ में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज चाइना, सेकंड इज यूएसए, थर्ड इज इंडिया एंड फोर्थ डी इज रशिया। चीन, अमेरिका, भारत या रूस, इनमें से किस देश के कॉन्टेक्स्ट में, किस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का यूज़ किया जाता है? यू हैव टू आंसर दिस। जल्दी से आंसर बताओ फ्रेंड्स। तो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इज ऑफन कंटेक्स्ट टू चाइना। चाइना के कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है इसको। वुल्फ वॉरियर मतलब आप देख रहे हैं न्यूज़ में हर तरफ चाइना का बवाल, हांगकांग, ताइवान, वियतनाम, इंडिया, सबके साथ इस समय बवाल चल रहा है चाइना का। ठीक है। और चाइना एक बहुत ही डिफेंसिव और अग्रेसिव चीज़ बिहेवियर शो कर रहा है हर कंट्री की तरफ, जैसा सनी देओल की मूवीज़ वगैरह में होता है। देखा है आपने ना, कि जाके अपने दुश्मनों का खात्मा करता है। तो इस वक्त चाइना उसी प्रोपोगंडा पे काम कर रहा है, ऑफ कोर्स। ठीक है। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इज कंसर्न्ड विद। वन नेशन वन कार्ड योजना किससे संबंधित है? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या डी फास्टैग। इनमें से किससे सिचुएटेड है वन या एसोसिएटेड है वन नेशन वन कार्ड स्कीम? तो आंसर है माय फ्रेंड्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से एसोसिएटेड है वन नेशन वन राशन कार्ड। वेल, इस स्कीम का क्या फ़ायदा है? ये चाहते हैं कि फूड ग्रेन जो है वो हर सिटीज़न तक कंट्री के पहुँचे, कहीं पर भी वो एक कार्ड दिखाए, वो एक राशन कार्ड दिखाए, और दुनिया के किसी भी हिस्से में, हमारी इंडिया कंट्री जो है, कंट्री के किसी भी हिस्से में उसे राशन कार्ड के थ्रू फूड ग्रेन ईजिली अवेलेबल हो सके। और बहुत सारे स्टेट्स में इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके बारे में भी बात चल रही है कि कुछ आने वाले महीनों में वहाँ पर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी। रामविलास पासवान जी ने इसकी अनाउंसमेंट की थी रिसेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। Who among the following has been appointed as Kerala's first woman DGP? निम्नलिखित में से किसे केरला की पहली महिला डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन इज आर श्रीलेखा, सेकंड इज ईरा सिंघाल, थर्ड इज दुर्गा शक्ति नागपाल एंड फोर्थ रितु कठारिया। आपको इन चारों में से बताना है कि किसे रिसेंट में केरला का फर्स्ट वुमेन डीजीपी अपॉइंट किया जा रहा है या किया गया है। फटाफट से सोचो एंड आंसर दिस। तो आंसर है इसका श्री आर्यलेखा। श्री आर्यलेखा जी को फर्स्ट वुमेन डीजीपी बनाया जा रहा है केरला का। ऑल्सो आपकी नॉलेज के लिए हम बताएं कि ये फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर भी हैं केरला की। 1987 के बैच की ऑफिसर हैं वैसे ये। ठीक है। और इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके और भी बन सकते हैं, जैसे कि आपको केरला का सीएम पता होना चाहिए। केरला के सीएम इस समय कौन है? पिनाराई विजयनन। एंड गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। और आर श्रीरेखा जी का नाम याद रखिएगा, अपॉइंट की गई हैं फर्स्ट वुमेन डीजीपी। और ये आईपीएस ऑफिसर भी हैं, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर हैं केरला की। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से और देखते हैं क्या कह रहा है। Which cyclone has headed towards coastline of North Maharashtra and South Gujarat? किस चक्रवात ने उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तट की ओर रुख किया है? फर्स्ट इज साइक्लोन एम्फन, सेकंड इज साइक्लोन निसर्ग, थर्ड इज साइक्लोन फैनी एंड डी इज साइक्लोन वायु। किसने किया है बताओ जल्दी से। आंसर टू दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स इज साइक्लोन निसर्ग। निसर्ग
साइक्लोन ने एकदम आतंक मचा रखा है। महाराष्ट्र में रेड अलर्ट्स जारी हैं, बहुत सारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया है। घाटकोपर इवन जो एरियाज़ हैं वहाँ तक भी पानी पहुँच रहा है एंड इट इज़ क्रिएटिंग अ मेस सिचुएशन फॉर द रेजिडेंट्स। वहाँ के जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उनको तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और इस समय महाराष्ट्र की हालत बहुत ख़राब होकर रखी है। तो चलो खैर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं भाई क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है। फ्रॉम वेयर डज लोकस्ट ओरिजिनली स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम? टिड्डियों ने मूल रूप से पलायन कहाँ से शुरू किया? आपको ये बताना है कि टिड्डी ओरिजिनली कहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ इथोपिया, सेकंड इज़ ईरान, थर्ड इज़ हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड फोर्थ इज़ डी पाकिस्तान। जल्दी से बताओ कौन है, कहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। वेल, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यस, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सोचा होगा पाकिस्तान या ईरान, लेकिन हॉर्न ऑफ अफ्रीका से इनिशियली नवंबर 2019 नवंबर में वहाँ से इनिशिएट हुए हैं, ये चालू हुए हैं चलना। उसके बाद वहाँ से ये पहुँचे ईरान जनाब, ईरान से ये पहुँचे पाकिस्तान और उसके बाद ये इंडिया में भी अब एंटर कर चुके हैं। फसलों की ऐसी तैसी कर रहे हैं ये। और आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया हर बार पाकिस्तान को इसके लिए, इनको लोकस्ट को रोकने के लिए पैसे देता है, लेकिन ऑफ कोर्स एज़ यूजुअल इस बार क्या किया पाकिस्तान ने, नहीं किया, नहीं रोका। तो भाई इंडिया ने क्या सोचा, यार ये तो नहीं कर पा रहा है, तो अब हम एक काम करते हैं, ये इनसे पहले ईरान से गुजरता है, ईरान पहुंचता है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से निकल के ईरान पहुंचता है, तो लो भाई ईरान को पैसे देते हैं इस बार और ईरान संभालेगा। ठीक है, तो इस बार इंडिया ने ईरान को दिया है लोकस्ट को रोकने का जिम्मा। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। What is China's new Mars mission named as? चाइना के न्यू मार्स मिशन का क्या नाम है? फर्स्ट इज तानवेन, फर्स्ट यूंगुई, फर्स्ट थर्ड इज DFH-1 एंड डी इज मार्को। इनमें से कौन सा है चाइना का न्यू मार्स मिशन? So answer to this question is तानवान। तानवान 1 ने चाइना का न्यू मार्स मिशन है। इसके पहले चाइना 8 नवंबर 2011 को हिंगू फर्स्ट को भेजा था चाइना ने, और ये अर्थ ऑर्बिट ही लीव नहीं कर पाया था, इसलिए मिशन फेल हो गया। अब ये फिर से कर रहे हैं, इस मिशन को कामयाब करने के लिए फिर से कोशिश कर रहे हैं और इस बार इन्होंने तानवान 1 का नाम रखा है, न्यू मार्स मिशन का नाम है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। फेसबुक लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिंग ऐप रिसेंटली? फेसबुक ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस कॉलिंग ऐप को लॉन्च किया है? फेसबुक ने अभी हाल ही में इनमें से किसको लॉन्च किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज लेट्स चैट, सेकंड इज जूम, थर्ड इज कैचअप एंड डी इज चैटअप। जल्दी से सोचो और बताओ, फेसबुक के बारे में तो सबको पता होता है। चलो खैर, थर्ड ऑप्शन इज कैचअप, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कैचअप है। और फेसबुक के ओनर फाउंडर पता ही आप लोगों को कौन है? मार्क जुकरबर्ग, और उन्होंने अभी रिसेंट में ये कॉलिंग ऐप लॉन्च की है, कैचअप। ठीक, चलो आगे चलते हैं। विच डिसइंफेक्शन यूनिट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO रिसेंटली? हाल ही में DRDO ने कौन सी कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? फर्स्ट इज अल्ट्रा स्वच्छ, सेकेंड इज स्वच्छ भारत, थर्ड इज क्लीन इंडिया एंड डी इज अल्ट्रा स्वीप। कौन सी डिसइंफेक्शन यूनिट लॉन्च की है, फटाक से बताओ। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अल्ट्रा स्वच्छ। अल्ट्रा स्वच्छ को लॉन्च किया है और एस क्रिस्टोफर जो हैं वो डायरेक्टर जनरल हैं इस वक्त DRDO के। इम्पॉर्टेंट टेक अवे है इस क्वेश्चन से। एंड ऑल्सो DRDO का फुल फॉर्म तो भाई सबको पता ही होगा, डिफेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 से काम कर रही है ये ऑर्गेनाइजेशन और ये रिसेंट में डिसइंफेक्शन यूनिट डेवलप की है जिसका नाम है अल्ट्रा स्वच्छ। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है। रिसेंटली G7 लीडर्स अपोज्ड विच कंट्रीज एंट्री इन द ग्रुप? हाल ही में G7 नेताओं ने समूह में किस देश के प्रवेश का विरोध किया है? फर्स्ट इज कनाडा, सेकंड इज चाइना, थर्ड इज रशिया एंड फोर्थ इज डी इंडिया।
आपको बताना है जो G7 ग्रुप है उन्होंने इनमें से किस कंट्री को अपोज किया है कि हम नहीं रखेंगे अपने साथ में। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, रशिया। देखो भाई, बात देखो सिंपल सी ये है कि जो रशिया है वो 1998 के पहले, 1998 के बाद क्या हुआ कि रशिया को भी पार्ट बना लिया G7 कंट्रीज़ ने और ये G8 बन गया था, ठीक। लेकिन 2014 में क्या हुआ कि उन्होंने उसको फिर से निकाल के बाहर कर दिया और भैया फिर से ये G7 जैसे यही ये काम करने लगे, ठीक है। G7 में वैसे आपको पता होना चाहिए कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, जापान, यूके, यूएस, ये सब हैं। और रशिया को भी इन लोगों ने 1998 में इंक्लूड करके G8 बना लिया था, लेकिन उसके बाद 2014 में फिर से G7 बन गया, इन्होंने रशिया को निकाल दिया। रशिया को इंक्लूड किस बेसिस पे किया गया था वैसे, मतलब है क्या, देखो ये सारी जो G7 की कंट्रीज़ हैं ये सब एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं। IMF के अकॉर्डिंग ये सब एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, इसीलिए इनका ये ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। रशिया को इकोनॉमी के आधार पर नहीं कंसिडरेशन दी गई थी उस ग्रुप में। रशिया का जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, अगर आपको पता हो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे इसको ऐड किया, लेकिन उनको नहीं जमा भाई, तो उन्होंने 2014 में इसको निकाल के बाहर कर दिया। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प जी चाहते हैं कि ये 2023 तक G10 बन जाए, और वो इसके लिए रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया 4 कंट्रीज़ को और इंक्लूड करना चाहते हैं। G7 है, 4 लोगों को और इंक्लूड करेंगे, G10 बनाना चाह रहे हैं। लेकिन क्या है कि जो बाकी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो रशिया को चाहती हैं कि रशिया पार्ट ना ले, वो चाहती हैं कि रशिया इस चीज़ में पार्ट ना ले, और रशिया को अपोज़ किया जा रहा है कि नहीं भैया रशिया को हम हिस्सा नहीं बनाएंगे। सो लेट्स सी कि क्या होता है, कैसे होता है, वो आगे की बात है। Now let's move to the next question. Which rating agency has downgraded India's sovereign ratings for first time in 22 years? किस रेटिंग एजेंसी ने 22 वर्षों में पहली बार भारत की संप्रभु रेटिंग को डाउनग्रेड किया है? फर्स्ट इज मूडी, सेकेंड इज क्रिसिल, थर्ड इज गोल्डमैन सैश एंड फोर्थ इज एलेक्सा। So answer to this question is A, मूडी। मूडी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो मूडी है उसने रेटिंग BA2 से BA3 कर दी है, ठीक है। और बेसिकली ये मूडी का क्या है कि ये कंट्रीज़ को एक बाकी कंट्री का एक पोर्टफोलियो देता है। अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी दूसरे कंट्री में जा रही होती है, जैसे मान लो कोई बाहर की कंट्री है वो इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, ठीक है, तो मूडी एक पोर्टफोलियो बना के रखा है इंडिया का कि भैया आप इंडिया में जाने से पहले या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमसे समझ लो कि इनका क्या स्टेटस है या क्या इनकी स्थिति है, ठीक। तो उस पर उसको रिफ़र करती हैं बाकी कंट्रीज़। तो इस वक्त 22 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि मूडी ने इंडिया की जो रेटिंग है वो कम कर दी है, ठीक है। और इससे इम्पॉर्टेंट टेक अवेज क्या हो सकते हैं कि मूडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, और मूडी 1909 यानी 1909 से काम कर रही है, ठीक है। और BA2 से रेटिंग को BA3 कर दिया है। क्लियर। सो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म है और हमने इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक है वो सब इंक्लूड करने की कोशिश की है। इनमें से किसी पे भी आपको डिटेल नॉलेज चाहिए हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है, पिंग करना है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है क्वेरी के लिए, कोई भी XYZ क्वेरी हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर द टुडेज सेशन।